जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग केमिस्ट्री में आंसर कर रहे हैं। इस 2022 का सेट तीसरा जीजे कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें दोस्तों लोग आज स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है कि षटकोणीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है। तो षटकोणीय आद्य क्रिस्टल का एग्जाम्पल आपके पास ऑप्शन जो दिया गया है उस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपके पास CDS पहला ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। कैडमियम सल्फेट जो है एक षटकोणीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया गया अणुसंघ निम्नलिखित में से क्वेश्चन बना चढ़ा के दिया गया था, हमने शॉर्ट में लिख दिया। अणुसंघ गुणधर्म है, तो अणुसंघ हमने गुणधर्म पढ़ाया था ना आप लोगों को। पदार्थ विलेयता 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? राउल्ट का नियम। नंबर 2 हेनरी का नियम। और नंबर 3 आता है अणुसंघ गुणधर्म है, जिसमें लोग ठोस को हम लोग द्रव में घोलते हैं ना। तो किस पर आधारित है वो? परासरण दाब पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इसका शून्य कोटि अभिक्रिया है, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें लास्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा CH3 COO C2H5। इसके अभिक्रिया NaOH करते हैं, तो C2H5OH और CH3 COO। ये जो आपके पास है क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया है। ग्लूकोज में कितने एल्कोहलिक समूह होते हैं? तो आपको पता है ग्लूकोज में एक एल्कोहलिक समूह होता है। यानी एल्कोहल जिस कार्बन जुड़ा है वो कितने कार्बन जुड़ा है? अगर एक कार्बन जुड़ा है तो प्राथमिक 2 कार्बन जुड़ा है, द्वितीयक 3 से जुड़ा है, तृतीयक। तो ये तो आपको सिंपल है, अभी तो पढ़ाया भी था हमने सिलेबस में, बात भी आपको पता भी है। और जब क्वेश्चन आ जाएगा तो दिखा भी देंगे कैसे निकाला था प्राथमिक, कैसे निकाला था द्वितीयक। निम्न में से कौन सा पदार्थ हाइलोफॉर्म अभिक्रिया देता है? तो हाइलोफॉर्म का एक चीज का ध्यान रखना हमेशा कि CH3 में CO होना चाहिए। तो R की जगह CH3 भी हो सकता है कभी-कभी आपके ऑप्शन में, ठीक है, आपके एग्जाम में। तो R का मतलब ये क्या है? कार्बन ही है, कार्बन हाइड्रोजन है। तो CH3 CO CH3 या R CO CH3 ये आपके पास पहला ऑप्शन सही है। कार्बन एमीन अभिक्रिया में क्या बनाता है? तो ये आइसोसाइनाइड बनाता है। क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड। तो ऑप्शन तो आपका सिंपल था, ऑप्शन कर लोगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि दूसरा का ठोस में बिंदु दोष के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। ठोस में बिंदु दोष, तो आप लोग लिखोगे उत्तर 2 का ठोस में बिंदु दोष। अब ठोस में बिंदु दोष कौन कौन से दोष है? इसके भी कुछ दोष है। तो नंबर 1 आपके पास आता है शाटकी दोष। शाटकी दोष, शाटकी दोष किसे कहते हैं? वह दोष जिसमें क्या होता है कि परमाणु के अंदर से, जैसे परमाणु है, ठीक है, ये क्या है? परमाणु किससे? परमाणु का अभी कण क्या होते हैं? जैसे ये आपके पास पदार्थ है, इसके अंदर अभी कण आयन या अणु या परमाणु, यही तो है। इसमें क्या होता है कि आयन जो है, इसके अंदर आयन होते हैं, जैसे मान लो धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, धन आयन। कोई एक आयन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला आता है। कोई एक आयन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला आता है, उसके स्थान पर होता है खाली। इसे हम लोग कहते हैं शाटकी दोष या रिक्तिका दोष। क्या कहते हैं? शाटकी दोष या रिक्तिका दोष। तो इस दोष में, यानी शाटकी दोष किसे कहते हैं? वह दोष जिसमें से पदार्थ के अंदर से आयन जो है वो बाहर चला आता है, उसे हम लोग कहते हैं शाटकी दोष। इसमें द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, द्रव्यमान भी कम होता है और घनत्व भी कम होता है। ये किस में देखने को मिलता है हमें? ये आयनिक ठोस में देखने को मिलता है। जैसे आपके पास NaCl, इसके अलावा KCl आदि में हमें देखने को मिलता है। इसे कहते हैं शाटकी दोष। इसके बाद AgBr भी है, कभी कभी बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक बार हमसे, तो AgBr भी है। एक बार कमेंट सेक्शन में आता है जी AgBr शाटकी दोष है, हाँ, तो AgBr भी शाटकी दोष है। इसका फ्रैंकेल दोष, इसी का दूसरा है फ्रैंकेल दोष, ठीक। फ्रैंकेल दोष क्या किसे कहते हैं? देखो, यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया था इसको। इसमें क्या होता है कि जो आयन है अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश में चला आता है। मतलब इसमें क्या होता है कि ये भी आयनिक में है, फ्रैंकेल में, इसमें भी आयन है, धनायन, ऋणायन, धनायन,
ऋणायन धन आयन ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन धन आयन। अंतराकाश में चले जाते हैं। अंतराकाश में मतलब यहां पर क्या होता है कि जो आयनिक, ये भी आयनिक ठोस है, इसमें क्या होता है कि आयन जो है अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश में चला आता है। अपने जो भी स्थान है वहां पर ना रहकर कहीं और चला आता है। जैसे मान लो कि यहां से हटकर यहां पर हो गया खाली, ये यहां पर आ गया धन आयन, ठीक। ये ऋण आयन यहां से हटकर हो सकता है यहां पर आ जाए। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग कहते हैं फ्रैंकेल दोष। क्या कहते हैं? फ्रैंकेल दोष। ये हमें किस किस में देखने को मिलता है? ये हमें जैसे जिंक सल्फाइड ZnH में देखने को मिलता है। इसके अलावा AgCl में भी देखने को मिलता है, आदि आयनों में देखने को मिलता है हमें। तो इसमें हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या वही, आयतन वही, घनत्व वही, कोई फर्क नहीं, क्योंकि है तो अभी अभी कड़ा अंदर ही तो है, बाहर तो गया नहीं, इसमें तो बाहर गया, इसमें बाहर तो गया नहीं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैंकेल दोष। तीसरा नंबर हमारे पास आता है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष या अंतराकाश दोष करो, काशी ना करके दोष। दोष का मतलब होता है कमी। यहां पर क्या होता है, जो ये पदार्थ है, पदार्थ में बाहर से आयन आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, बाहर पहुंच जाता है आयन, और इसमें आयन जो है बाहर, अंदर से बाहर आ जाता है, अंदर से बाहर आ जाता है। तो इसे कहते हैं अंतराकाशी दोष, जिसमें अभी भी कण बाहर से अंदर जाए, अभी भी कण अंदर से बाहर जाना शॉर्ट की, अभी भी कण अंदर ही रहना लेकिन इधर उधर चले जाना फ्रैंकेल, और अभी भी कण बाहर से अंदर आ जाना अंतरावकाशी, अंदर आ जाना अंतरावकाशी दोष कहते हैं। इसमें द्रव्यमान बढ़ जाता है, घनत्व अधिक हो जाता है, इसका द्रव्यमान मतलब भार, इसका भार भी बढ़ जाता है और घनत्व भी बढ़ जाता है इसमें, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, आंसर सही प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है, आपको क्या दिक्कत है। दूसरे खा में पूछा गया है परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो परासरण और विसरण, तो उत्तर 2 का खा, हेडिंग डालोगे परासरण तथा विसरण, परासरण तथा विसरण में अंतर, एक तरफ आप लोग डालोगे परासरण, एक तरफ डालोगे आप लोग विसरण, एक तरफ परासरण और एक तरफ विसरण। अब समझो कि परासरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं। परासरण दाब आपको पता है ना, विलायक के जो अणु है वो अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाना, किसी यानी विलेय का अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलायक में जाना, उसे परासरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परासरण। समझना पहले, पॉइंट हम लिखते लिखते भी जा रहे हैं। देखो परासरण, सबसे पहली कंडीशन तो नंबर एक है, यह है द्रव अवस्था में संभव है। सबसे पहले तो परासरण का कंडीशन जो है कौन सी अवस्था में होना चाहिए? द्रव अवस्था में। अब विसरण किसमें होता है? ध्यान रखना कि यह द्रव गैस ठोस, तीनों में। यह है द्रव ठोस द्रव गैस, तीनों में संभव है। तीनों में संभव है। तो विसरण का मतलब क्या है, परासरण का मतलब क्या है? परासरण का मतलब होता है विलायक से होकर जाना, परासरण। और विसरण का मतलब क्या होता है? विसरण का मतलब होता है चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, उसका प्रभाव होना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण। देखो जैसे एग्जाम्पल बात बता रहे हैं, दूसरा कंडीशन बताते हैं। दूसरा होता है परासरण में
परासरण में अर्ध पारगम, अर्ध पारगम जानते हो ना, अर्ध पारगम क्या है? अर्ध पारगम एक झिल्ली है, तो अर्ध पारगम झिल्ली होना अनिवार्य है, झिल्ली होना अनिवार्य है। अब अर्ध पारगम झिल्ली किसे कहते हैं? जिसमें से ब्लैक, जो वह झिल्ली जो अपने अंदर से ब्लैक के अणुओं को, यानी ब्लैक अणु को आसानी से प्रवाह होने दे, यानी ब्लैक अणु को जाने दे, उसे हम लोग कहते हैं अर्ध पारगम झिल्ली। तो परासरण में अर्ध पारगम झिल्ली का होना आवश्यक है, ठीक है। और विसरण के लिए अर्ध पारगम झिल्ली होना आवश्यक नहीं है, इसमें आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में ये गुण पाए जाते हैं, तो इसलिए अर्ध पारगम झिल्ली का होना इसमें आवश्यक नहीं है। इसके बाद देखो परासरण विलायक के कम सांद्रण वाले से, हाँ, परासरण में ये क्या होता है कि कम सांद्रण से इसका प्रभाव होता है, कम सांद्रण से ये अधिक सांद्रण की ओर इसकी प्रभाव होती है, इसकी प्रभाव कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर ये प्रभाव होती है, यानी इसमें विलेय का प्रभाव होता है। विलेय प्रभाव करते, विलेय कम मात्रा में होती है ना, और विलायक अधिक मात्रा में होती है ना, तो विलेय का प्रभाव होता है। इसमें जो अधिक मात्रा है, जैसे मान लो ऊपर जल का टंकी, जल की टंकी से नीचे जल का आना, कम वाले से आना, तो ये होता है अधिक वाले से कम, तो ये हो गया विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि विशिष्ट एवं मोड़ चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो थोड़ा सा आप लोग इसका इतने का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो लिखोगे आप लोग उत्तर दूसरे का गा, उत्तर दो लिखोगे, गा लिखोगे। हेडिंग क्या डालोगे? विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता में अंतर। क्या हेडिंग डाल लोगे आप लोग? विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता में अंतर। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? प्रतिरोधकता है विद्युतक्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से दर्शाते हैं। कितनी बार बताया आपको? कप्पा बराबर, कप्पा बराबर 1/ρ। या आप लोग अगर यहाँ पर चालकता ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, अगर छोड़ो डायरेक्ट परिभाषा बना दो। विशिष्ट चालकता कैसे कहते हैं? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसके बाद मोलर चालकता किसे कहते हैं? अगर किसी बिलियन में 1 ग्राम विद्युत अपघट्ट घुला हो तो उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है। सिंपल। विशिष्ट चालकता प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और मोलर चालकता यदि किसी बिलियन में अगर 1 ग्राम विद्युत अपघट्ट घुला हो तो उसकी चालकता मोलर चालकता। हाँ, ये विद्युत अपघट्ट क्या है? विद्युत अपघट्ट जो है नमक का जली विलयन, उसे कहते हैं विद्युत अपघट्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? तो हेडिंग डालोगे आप लोग। तो उत्तर आपका हो गया 2 और घा। द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन क्या है? द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जो द्रव से जिसको स्नेह हो, प्रेम हो, उसे द्रव स्नेही कहते हैं। और जिसे द्रव से स्नेह प्रेम ना हो उसे द्रव विरोधी कहते हैं। यानी वह विलय जो किसी द्रव में आसानी से घुल जाए,
आसानी से घुल जाए उसे कहते हैं द्रव स्नेही। और वह विलयन जो द्रव किसी द्रव में आसानी से ना घुले, उसको जबरदस्ती घोलना पड़ता है, उसे कहते हैं द्रव विरोधी। द्रव विरोधी जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये दोनों पति पत्नी है, ठीक, ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है, ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। इन दोनों से बहुत प्रेम है, इन दोनों के बीच बहुत प्रेम है, इन दोनों के बीच, ठीक। तो ये एक दूसरे से बहुत प्रेम इसलिए करते हैं, कभी भी अगर इन दोनों के बीच झगड़ा हो ना तो ये लोग आसानी से मिल जाएंगे, बड़े प्रेम से ये मिल जाएंगे, बड़े प्रेम से ये मिल जाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों के बीच प्रेम इसलिए ना हो तो ये मामला कहां पर पहुंच जाएगा, हाई कोर्ट। ये मामला कहां पहुंच जाएगा, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में जाने के बाद भी ये दोनों नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि फिर इनके माँ बाप इनको जबरदस्ती मिलाए, तो ये द्रव विरोधी में आ जाएंगे और ये द्रव स्नेही में आ जाएंगे। मतलब समझिए, तो एग्जाम्पल था वह विलयन, वह विलेय जो द्रव में आसानी से मिल जाए तो उसे कहते हैं द्रव स्नेही। वह विलयन जिसमें विलेय जो है द्रव में यानी विलायक में आसानी से ना घुले और उसे घोलना पड़ता है तो उसे कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड विलयन। दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि 58.1 ग्राम NaCl, तो 58.1 ग्राम NaCl कौन सा क्वेश्चन है, तीसरे का। तो लिखोगे आप लोग उत्तर 3 लिखोगे, का लिखोगे। तो NaCl का द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान क्या है, 58.1 ग्राम, यही तो है। इसके बाद इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इकाई सेलों की संख्या हमसे पूछा गया है, तो इकाई सेलों की संख्या जो है ये पूछा गया है, इकाई सेलों की संख्या जो है ये पूछा गया है। अब देखो इकाई सेलों की संख्या, सबसे पहले फार्मूला क्या होता है आपको यही बता दें कि इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है कि आणविक द्रव्यमान, मतलब अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बटे अब परमाणु संख्या। तो NaCl में परमाणु संख्या कितने होते हैं, NaCl FCC में आता ना, तो 4, कितने हो गए, 4, अणु की संख्या बटे 4। अगर NaCl की जगह मान लो कोई और BCC वाला आता, 2 SCC वाला आता तो 1 लेते हम लोग। तो ये इकाई सेलों की संख्या। अब अणुओं की संख्या तो हमें निकालना पड़ेगा, तो अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, अणुओं की संख्या बराबर जिसका है ना उसी का द्रव्यमान, यानी NaCl का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, इसका आणविक द्रव्यमान। इसका मतलब है हमें आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो NaCl का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, तो NaCl का आणविक द्रव्यमान, Na का कितना होता है द्रव्यमान 23 और Cl का होता है 35.5, 35.5। तो जोड़ दो जरा, 5 3 8 और ये 58.5, ये हो इसका। तो अणुओं की संख्या बराबर NaCl का द्रव्यमान कितना है 58.1 बटे ये 58.5 इंटू यहाँ पर इंटू आवोगाद्रो संख्या Na, तो आवोगाद्रो संख्या 6.023 या 22 इंटू 10⁻23, ये लगभग बराबर है इसलिए इसको काट दे रहे हैं। ये 1 है और ये 5 है, लगभग बराबर है, लगभग, इसलिए इसको काट दे रहे हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इकाई सेलों की संख्या ये हो जाएगा अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻23
बटे 4, 4 का भाग लगा दो तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, ठीक, बचा कितना 2, 4 पंचे 20, फिर भाग ना खाई 0, फिर हो जाएगा 4 पंचे 20, लगभग दशमलव नहीं लगा रहे, इंटू 10 की घात 23। ये आ गया आपके पास इकाई मोलों की संख्या। तो इकाई मोलों की संख्या क्या है, 1.505 इंटू 10 की घात 23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन का विकृतीकरण। तो इतने का पहले शॉर्ट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन को हम लोग और सॉल्यूशन करते हैं। पहले इतने का शॉर्ट कर लो। ये तो Ni और ये CO का होल 4। सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं ना, सबसे पहले हम लोग दोस्तों किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। तो लिगेंड में हमारे पास CO जो है कार्बोनिल लिगेंड है, और लिगेंडों की संख्या कितनी है 4। तो 1 होने पर मोनो, 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई, 4 होने पर टेट्रा। तो क्या लिखेंगे, टेट्रा। क्या लिखेंगे हम लोग, टेट्रा, टेट्रा। CO होने पर कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। Na को कहते हैं निकिलेट, निकिलेट। और ऑक्सीकरण संख्या लिखना पड़ता है। तो ऑक्सीकरण संख्या हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, तो कार्बोनिल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है 0। तो 4 में 0 गुणा करोगे तो 0, ऑक्सीकरण संख्या निकलना आता ना। इसमें इसका हो जाएगा पोटेशियम, क्या हो जाएगा, पोटेशियम। इसके बाद लिगेंड का नाम, तो टेट्रा, टेट्रा HOH से हाइड्रॉक्सो। वैसे अलग तो लिखा नहीं आता, एक साथ लिखा आता तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं हाइड्रॉक्सो, हाइड्रॉक्सो। जिंक को कहते हैं जिंकेट, जिंकेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम लोग, जो है जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। देखो तो 2 इंटू 1, 2 ये, और पोटेशियम का होता है 1, प्लस जिंक का हो गया x, माइनस 4 ये 4, और OH का होता है 1, प्लस OH का होता है -1 बराबर 0। 2 एकम 2 प्लस 1, ये हो गया -4 बराबर 0। तो x माइनस 2 बराबर 0, इन दोनों घटाओ तो x बराबर कितना जाएगा 2। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा। तीसरे गा में दोस्तों हमसे ये पूछ रहा गया है कि मानव में प्रोटीन का क्या कार्य, मतलब मानव में प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है और प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त संकीर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त संकीर्ण कार्बनिक यौगिक होता है। यानी प्रोटीन एक क्या है, नाइट्रोजन युक्त, प्रोटीन में नाइट्रोजन होते ही है, और यह एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन हमारे शरीर को पता है, ये भी सुरक्षा प्रदान करता है ये प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन ध्यान रखना कि अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते ही है। प्रोटीन जो है ना, ये अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, इसलिए पेप्टाइड जो पोली प्रोटीन है अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। इसीलिए हम लोग ये भी कहते हैं कि जो प्रोटीन में अल्फा एमिनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंध बनाते हैं। प्रोटीन में जो अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं वो परस्पर मिलकर के बनाते हैं पेप्टाइड बंध। किस प्रकार से पेप्टाइड बंध हो, तो हम लोग अल्फा प्रोटीन बीटा प्रोटीन में हम लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो इसे पूछा नहीं गया, उतना करेंगे नहीं। प्रोटीन का विकृतीकरण, तो ध्यान रखना कि सभी प्रकार के जो प्रोटीन है, चाहे कोई प्रोटीन हो, अल्फा बीटा कोई भी हो, बीटा चपटी कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी के सभी प्रोटीन प्रकाश क्रियाशील होते ही है। प्रोटीन प्रकाश क्रियाशील भी होते हैं, प्रोटीन कोलाइड भी होते हैं, कोलाइड भी होती है। जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या इसमें अम्ल या क्षार मिलाते हैं, जब प्रोटीन को गर्म करते हैं या इसमें अम्ल या क्षार मिला देते हैं, तो यह विलयन से स्कंदित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाती है। प्रोटीन को जब गर्म करो तो भी वो स्कंदित हो जाती है, या उसमें अम्ल या क्षार मिला दो तो भी वो स्कंदित हो जाती है, यानी अवक्षेपित हो जाती है, सिकुड़ जाती, बैठ जाती है। तो उसकी एक नई आकार आकृति हम लोग प्राप्त करते हैं। उस आकार या आकृति को हम लोग विकृतीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृतीकरण। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर तीसरे घाव में पूछा गैर धातु तथा इसके गुण बताइए। गैर धातु क्या है, इसके गुणों के बारे में बताइए। गैर धातु किसे कहते हैं? वह धातु जिसमें जो धातु ना मतलब धातु का विरोध करे उसे गैर धातु कहेंगे। जैसे हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा था ना क्लास 10th में, धातु अधातु, तो ये अधातु है। तो अधातु किसे कहते हैं? जिसमें ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनों का आसानी से प्रवाह ना हो, जिसमें उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधातु। यानी वह धातु के नियम का पालन ना करे उसे हम लोग कहते हैं अधातु या गैर धातु। अधातु या गैर धातु। इसके गुण क्या है? ये विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन सुचालक नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह है वो नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं होती है इसमें, ठीक है। बाद बाकी और क्या गुण है इसके अधातु के? कि इसमें कोई विशेष चमक भी नहीं होती है, विशेष कोई चमक नहीं होती है। आघात वर्धनता तन्यता गुण भी इसमें नहीं होते हैं, ये इसके गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये आपको ज्ञात करना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको आपको इनको ज्ञात करके देना है। इसके बाद इन्होंने मान दिया गया हमारे पास ई नॉट का, ई नॉट जो है F2 पॉजिटिव बाई एफ ई बराबर -0.44 और ये हमारे पास वैल्यूज दिए गए हैं। इसमें हमें विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। सबसे पहले हम लोग विद्युत वाहक बल की गणना करने से पहले सेल अभिक्रिया देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? सेल अभिक्रिया। देखो सबसे पहले हम लोग लिखोगे सेल अभिक्रिया। एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को सेल अभिक्रिया कहते हैं। एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को सेल अभिक्रिया कहते हैं। दोनों अभिक्रिया ही हमने आपको सिखाया है ना। सबसे पहले देखो Fe, यह सॉलिड है, ठोस है, ठीक। Fe प्लस इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ठीक। क्या हो गया? रिएक्शन। Fe पर कितने पॉजिटिव चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। यहां पर Fe किस में कन्वर्ट हुआ? उधर जाकर Fe2 पॉजिटिव। Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया। यहां पर जो हाइड्रोजन है इसने 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग किससे दर्शाएंगे? H2 से। 2 दर्शाने के लिए यहां पर हम लोग किसका गुणा करेंगे? 2 का। 2 का जैसे गुणा करेंगे तो हम लोग जान जाएंगे N का मान जो है हाइड्रोजन में 2 है। हाइड्रोजन की सांद्रता है वो क्या है? 2 है। बस काम खत्म। अब समझ में आ गया सवाल। अब देखो निर्नष्ट समीकरण से करेंगे हम लोग। निर्नष्ट समीकरण, तो निर्नष्ट समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी पूछा जाता है। निर्नष्ट समीकरण क्या है? निर्नष्ट समीकरण है आपके पास ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस क्या होता है? -0.00591/2 लॉग। अब यहां पर अभिकारक की सांद्रता और उसकी घात को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अभिकारक की सांद्रता और उसकी घात को लिखेंगे। तो अभिकारक की सांद्रता Fe पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। Fe पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव चार्ज है। ई सेल बराबर, देखो ई सेल बराबर ई नॉट सेल का मान हमारे पास -0.44 माइनस, इसको भाग लगा दो, ना लगाया आप मन, अगर पसंद नहीं है तो मत लगाओ, अभी बाद में लगा देना। लॉग Fe2 पॉजिटिव का मान हमारे पास ये है 0.001 मोलर बटे H पॉजिटिव का मान हमारे पास 1। अब देखो यहां पर Fe2 पॉजिटिव गुणा में कोई कुछ है? 1 है, तो इसकी घात 1, और H पॉजिटिव गुणा में कितने? 2, तो इसकी घात 2। इसकी घात कितनी हो गई? इसकी घात हो गई 2। अब देखो
यहाँ पर ई सेल बराबर -0.44 माइनस 0.0591/2 लॉग 0.001/1। दशमलव हटा कितना जीरो बढ़ाएंगे? 3 जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम लोग लॉग, एक फार्मूला होता है लॉग m/n, जो कि फार्मूला है लॉग m माइनस लॉग n। ठीक, इस फार्मूले के अनुसार ई सेल बराबर -0.44 माइनस 0.0591/2, ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस लॉग 1000। तो ये हो जाएगा ई सेल बराबर -0.44 माइनस 0.0591/2। लॉग 1 का मान 0 और लॉग 1000 का मान होता है 3, तो ये -3। अब इसका भाग लगा दो, तो ये हो जाएगा -0.44 माइनस प्लस, ये माइनस है माइनस प्लस, ये हो गया 0.0, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 नीम 18, 2 नीम 18, 2 पंचे 10, बस इतना रखो, आगे और भी कटेगा, काट नहीं रहा है, और इंटू 3, तो ये हो जाएगा -0.44 माइनस प्लस 3 पचे 15 बचा 1। ठीक, 3 नीम 27 और 1 28 बचा 2, 3 दूनी 6, 2 8, 0.0। अब घटाएंगे हम लोग, देखो जब घटाएंगे ना तो माइनस नहीं 0.44 और ये 0.00885 0 दशमलव, अब ध्यान रखना। तो ई सेल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां से 1 लेंगे 10, 10 से 5 गया तो 5, 9 से 1, यहां से 1 देंगे हमारे पास 13 से 5 3 और ये 0, तो माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का 0.3515 वोल्ट, ये आ गया आपके पास आंसर। यहां पर माइनस की जगह प्लस ले लोगे तो उस कंडीशन में ई सेल हमारे पास आ जाएगा 0.528। ये अगर हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे? प्लस ले लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इतने का फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, जरा टिप्पणी कीजिए और विद्युत कण संचलन पर टिप्पणी कीजिए। तो टिंडल प्रभाव, जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब हमने आपको पढ़ाया था ना कि जब मान लो कि कोलाइडी विलयन, जैसे मान लो बंद कमरा हो और बंद कमरे में कहीं पर भी एक छेद हो, उससे अगर प्रकाश गुजरता है ना, प्रकाश जब गुजरता है तो प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है हम लोगों को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। इस प्रयोग टिंडल साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, इसलिए इसको टिंडल प्रभाव ही कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरता है तो उसका मार्ग दिखाई देता है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का फैलना। ठीक, प्रकाश का फैलने घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं और उसका मार्ग दिखाई देना टिंडल प्रभाव। विद्युत कण संचलन, ये आपके फिजिक्स में हमने पढ़ाया था ना। फिजिक्स में आपका अनुगमन वेग सेम टू सेम अनुगमन वेग की तरह है, यानी कोलाइडी कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है। कोलाइडी कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश होता ही है। और हमें पता है कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की गति एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जिधर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसके विपरीत में आवेश गति करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। उसी प्रकार इसे हम लोग कहते हैं विद्युत कण संचलन। मतलब कोलाइडी कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश होता ही है, जिससे ये कण विद्युत प्रभाव क्षेत्र में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। और इस घटना को ही हम लोग विद्युत कण संचलन कहते हैं। विद्युत के कणों का संचलन होना, जब इलेक्ट्रोड कहीं गतिमान होते हैं ना, तो विद्युत आवेश, उसके जो विद्युत क्षेत्र है
विद्युत क्षेत्र उसके विपरीत दिशा में गति करता है ये, और इस घटना को हम लोग विद्युत संचलन कहते हैं। एमीन क्या है? जब हमने आपको पढ़ाया था तब भी बताया था कि कार्बन के साथ NH2 का होना, कार्बन के साथ NH2 का होना क्या कहलाता है? एमीन। जैसे कोई भी कार्बन हो, कार्बन को हम लोग समांतर लिखते हैं R से, ठीक है, एल्किल समूह, इसके साथ NH2 का होना ये क्या कहलाता है? एमीन। तो अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं। इसका मतलब है चाहे कार्बन के साथ हो और चाहे बेंजीन के साथ हो, कार्बन के साथ या बेंजीन के साथ NH2 का होना क्या कहलाता है? एमीन। बेंजीन को हम लोग क्या कहते हैं? बेंजीन को हम लोग दिखाते हैं AR से, ठीक है, एरिल समूह, और ये एल्किल समूह। एरिल किसे कहते हैं? बेंजीन का होना एरिल और कार्बन का होना एल्किल, ठीक है। तो अमोनिया के एल्किल या आप डायरेक्टली कह सकते हो बेंजीन के साथ NH2 का होना या कार्बन के साथ NH2 का होना क्या कहलाता है? एमीन कहलाता है। इन्होंने कहा प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। कार्बन जिस यानी NH2 जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए? अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री एमीन यानी प्राथमिक एमीन, 2 से जुड़ा है तो 2 द्वितीयक एमीन, और 3 से जुड़ा है तो तृतीयक एमीन। जैसे NH2 इस कार्बन से जुड़ा है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? मान लो 1 कार्बन से जुड़ा है तो इसे कहेंगे 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन। ये देखो ये एमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बनों से जुड़ा है? 2 कार्बन से जुड़ा है, इसको 2 डिग्री एमीन या द्वितीयक एमीन कहेंगे। एमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसको 3 डिग्री या तृतीयक एमीन कहेंगे। बस, ठीक। इसके बाद इन्होंने अगला क्वेश्चन चौथा घा, फेलिंग क्या है? और ग्लूकोज के साथ फेलिंग को अगर गर्म कर देंगे तो क्या होगा? मतलब इसको ये पूछा गया है। तो फेलिंग क्या जानते हो? फेलिंग जो है ना ये 2 विलयनों का समान अनुपात में मिश्रण होता है, 2 विलयनों का समान अनुपात में मिश्रण होता है, उसे फेलिंग कहते हैं। तो फेलिंग का मतलब क्या है? फेलिंग का मतलब है 2 विलयनों का बराबर में मिला देना, उसे फेलिंग कहते हैं। और फेलिंग विलयन में ए भाग होता है कॉपर सल्फेट का, क्षारीय कॉपर सल्फेट का या कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर सल्फेट या कॉपर ऑक्साइड का विलयन होता है। और फेलिंग विलयन बी में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लवण होता है, उसका क्षारीय विलयन होता है। तो फेलिंग का समझ में आ गया ना। ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग जानते हो, तो ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फार्मूला, ये ग्लूकोज है, ये वैसे ग्लूकोज को हम लोग जानते हैं C6H12O6। लेकिन जब ग्लूकोज की संरचना बनाना सिखाया था तो हमने आपको सिखाया था ना कि ऊपर सबसे पहले CHO को दर्शाते हैं और नीचे CH2OH को दर्शाते हैं, और 4 कार्बनों के बीच HOH को दर्शाते हैं, और 3rd नंबर कार्बन पर हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जब हमने स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, बताया था ना। तो ग्लूकोज की संरचना ये है, तो इसको गिन लो तो आपको C6H12O6 ही मिलेगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? CHOH का होल ट्वाइस और CH2OH। कॉपर ऑक्साइड के साथ हमने क्रिया करवा दिया, इसके साथ हमने गर्म करवाया इसको। जब गर्म किया तो आपको पता ना ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो O आकर यहाँ आकर जुड़ेगा तो COOH ज्यों का त्यों प्लस Cu2O, ठीक। तो ये क्या होगा हमारे पास? ग्लूकोनिक अम्ल। तो ग्लूकोज को अगर हम लोग फेलिंग के साथ गर्म करते हैं तो हमें ग्लूकोनिक अम्ल मिलता है, ठीक है। और जो दोस्तों बाकी क्वेश्चन 5 से लेकर कंप्लीट क्वेश्चन है वो दोस्तों वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। अब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आराम से मिलते रहिए, ठीक है।